हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीरज पर इतिहास, राजा, किसान और नगर क्लास 12 का चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर हम आए हैं। और मैं नीरज कुमार प्रसाद आज इस चैप्टर को विस्तार से समझेंगे। तो हम लोग पहला जो वीडियो था उसके माध्यम से हम लोगों ने उस समय जो राजा, नगर और किसान का जो चैप्टर है, ये मुख्य रूप से मौर्य काल और गुप्त काल पर फोकस्ड चैप्टर है। तो मगध साम्राज्य यानी कि 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का जो फैलाव हुआ, मगध साम्राज्य का जो विशालता और वहाँ उस समय कुछ हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और बाद में फिर मौर्य वंश का उदय हुआ, इन सब को हम लोग पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग दूसरे वीडियो में आगे हम लोग चलते हैं। अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख, तीन जो उनका शासन का अलग अलग संदेश देने के लिए जो चीज़ों का प्रयोग किया गया था उसमें है शिलालेख। ये अलग अलग स्थानों पर 14 शिलालेख मिला है और कुछ लघु शिलालेख भी कई स्थानों पर मिले हैं। वहीं स्तंभ लेख 6 स्थानों पर प्राप्त हुआ है और गुहा लेख यानी कि गुफाओं में या फिर कोई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैसे बराबर की पहाड़ियों का गुफा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उन गुफाओं का आजीवक संप्रदाय के लिए प्रयोग किया गया था संभवतः। तो वैसे कुछ और भी जगहों पर गुफा में जो लेख प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे 3 लेख प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख अलग अलग भारत के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। और ये क्षेत्र जहाँ जहाँ पे ये प्राप्त हुआ है, इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि मौर्य प्रशासन या अशोक का शासनकाल के समय के ये जो क्षेत्र थे बड़े ही विशाल क्षेत्र थे। अब हम बात करें तो एकदम अफ़गानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, शहबाज गढ़ी, लघमान, वो क्षेत्र में भी शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो वहीं दक्षिण के सुदूर क्षेत्र में भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वहीं दक्षिण मध्य के जो क्षेत्र है मास्की, वहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो बिहार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लोरिया, नंदनगढ़, ये सब क्षेत्र जो बिहार और नेपाल के जो क्षेत्र है वहाँ पे प्राप्त हुआ, रामपुरवा वगैरह। तो ऐसे ये कई शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख में रामपुरवा बड़ा ही प्रमुख और प्रसिद्ध रहा। तो ये सभी के सभी जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये अशोक के शासन काल को बताने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये उन शिलालेखों में जैसे 14 शिलालेख जो है वो प्रथम से लेकर 14 शिलालेख तक अशोक के द्वारा किए गए कार्य या उसके शासन आदेश जो समय समय पर अशोक के द्वारा संभवतः दिए जाते होंगे या फिर प्रजा को संदेश दिया जाता होगा, वो सभी इन शिलालेख या स्तंभ लेख, गुहा लेखों में लिखा जाता था। जैसे कि प्रथम शिलालेख जो है अशोक के द्वारा लिखा गया है कि प्रजा मेरी संतान के समान है और उनका कल्याण करना चाहिए, यानी कि प्रजा के कल्याण की बात किया गया और उनके संतान के रूप में उसको बताया गया। तो वैसे ही 5वां शिलालेख ये में धर्म की परिभाषा, धर्म के बारे में बताया गया। तो 13वां शिलालेख जो है अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। तो ऐसे हम यदि सभी शिलालेखों की बात करें तो अलग अलग संदेश देता है अशोक के शासन के समय का, अशोक के शासन का आदेशों को और साथ ही साथ प्रजा तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए ये सभी शिलालेख पे प्रमुख चीज़ों को, आदेशों को लिखा गया था। स्तंभ लेख में भी जैसे कुछ स्तंभ लेख जैसे कि एक महत्वपूर्ण रामपुरवा और लोरिया, नंदनगढ़, तो ये स्तंभ लेख वाले जो चीज़ें लिखी गई वो अशोक के समय में जो वित्त से संबंधित कार्य किए गए थे उन बातों को भी उसमें लिखा गया, यानी कि कर के जो अलग अलग व्यवस्था था, कर व्यवस्था सब, या वित्त यानी कि फाइनेंस, अशोक के समय में राजस्व को लेकर के जो भी कार्य किए गए होंगे उनको उस पर उल्लेख किया गया था।
तो हम यदि सिर्फ इन स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेखों को भी अच्छी तरह से समझे तो अशोक के समय के कार्यों को हम आसानी से समझ सकते हैं। सांची में भी वैसा ही हमें प्राप्त हुआ है शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख या फिर शिलालेख। तो ये सभी जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं ये मौर्य प्रशासन को अच्छी तरह से समझाता है। वहीं ज़्यादातर शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो मास्की, जैसे मास्की गुर्जरा, वैसे कुछ शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है। तो ज़्यादातर शिलालेख जितने भी हैं उसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो इस प्रकार हम शिलालेख के माध्यम से अशोक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये शिलालेख जो लिखा गया था, ये जो लिपि का प्रयोग किया गया था, ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। और खरोष्ठी लिपि संभवतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र जहाँ पर के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। जबकि वहीं ब्राह्मी लिपि जो है, जो कि बाद में संस्कृत का आधार बना, यानी कि संस्कृत का लिपि के रूप में उसका प्रयोग आज भी किया जाता है। तो वो ब्राह्मी लिपि जो है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा एक अशोक के द्वारा जो शिलालेख का लेखन था उसको हम समझ सकते हैं। और इसके बारे में 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम 1837 में किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा इस शिलालेखों को पढ़ा गया था। और उसके बाद जा कर के ये धीरे धीरे इन सभी शिलालेखों को समझा जा सका है। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। तो मौर्य प्रशासन मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर का प्रशासन और ग्राम प्रशासन। ये 4 भागों में बटा हुआ था। हम यदि केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में राजा प्रमुख था, यानी कि केंद्र का प्रमुख, पूरे प्रशासन का प्रमुख था राजा। लेकिन निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसके प्रशासन में सहयोग करने के लिए मंत्रिमंडल और अमात्य मंडल थे। ऐसे 12 मंत्री परिषद, अमात्य मंडल जो थे, ऐसे चाणक्य के द्वारा माना गया है 18 अमात्य का वर्णन किया गया है। और वैसे ही 12 विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में चर्चा किया गया है अशोक और उसके समय के प्रशासन, यानी कि मौर्य प्रशासन के समय के बारे में चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया। और साथ ही साथ चाणक्य ने किसी भी प्रशासन का, यानी कि राजा का शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, प्रशासन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए 7 ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है उसमें राजा, मित्र, युवराज, ऐसे कुछ वित्त सबका चर्चा किया गया है। तो हम अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए 5 भागों में प्रांतों को बांटा गया था। इनके पूरे जो क्षेत्र था मौर्य प्रशासन का, उसको 5 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर का, पंजाब का जो उत्तरी जो भाग है, ये भाग उत्तरापथ कहलाता था और इसको, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। और चाणक्य इसी तक्षशिला, ये जो तक्षशिला की हम बात कर रहे हैं, इसी तक्षशिला का गुरु थे चाणक्य, यानी कि वहाँ के शिक्षक थे चाणक्य। और इन्हीं चाणक्य के द्वारा उनके नीतियों की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। दूसरा प्रांत है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी है। उज्जैन, जिसको हम लोग आज वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, महाकाल शिव का स्थान। और ये है मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर, उज्जैन, जो इंदौर के पास उज्जैन स्थित है। तो ये अवंती, ये यानी कि मध्य का ये क्षेत्र है। कलिंग, ये क्षेत्र
उड़ीसा, जिसको कि जीतने के लिए अशोक को बहुत ही भीषण युद्ध करना पड़ा था, वो उस कलिंग की राजधानी तोसली। और ये उड़ीसा वाले जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, ये प्रांत एक था और उसकी राजधानी तोसली थी। फिर दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण का जो भाग है, अशोक के द्वारा जीते गए जो साम्राज्य का विस्तार के बाद दक्षिण का जो भाग है, उस भाग का राजधानी था सुवर्णगिरी। दक्षिण के क्षेत्र यानी कि कावेरी, गोदावरी के दक्षिण में जो भी थे, ये सभी उस कावेरी और कृष्णा नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे, उससे ऊपर गोदावरी तक, ये सभी आपका दक्षिणापथ के अंतर्गत आता है। और एक प्राच्य, एक पांचवा प्रांत है प्राच्य, और ये केंद्रीय प्रांत भी है, क्योंकि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी और राजा का राजमहल भी पाटलिपुत्र में ही था। तो हम कह सकते हैं कि ये केंद्र था पूरे प्रशासन का, पूरे शासन का। तो ये 5 प्रांतों में विभक्त था हमारा प्रांत। अब हम बात करते हैं नगर की। नगर भी जो का प्रशासन था, वो भी बड़ा ही सुदृढ़ व्यवस्था के तहत किया गया था, और इसको भी 5 विभागों में बांटा गया था, और प्रत्येक विभाग में 6 विभागों में बांटा गया था, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे, यानी कि कुल 30 सदस्य मिलकर नगर प्रशासन को चलाते थे। तो एक जो समिति था उसमें 5 सदस्य, और वो इस प्रकार समिति है शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति यानी कि कला के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में मूर्ति बनाना हुआ, या फिर कोई मॉन्यूमेंट बनाना, कोई मंदिर बनाना। मंदिर उस समय बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, वो शिल्प कला के अंतर्गत ये समिति उसके देखरेख करती थी, उसके कार्य करता था। दूसरा वैदेशिक समिति, वैदेशिक यानी कि विदेशों से संपर्क, और राज्य या केंद्र के लिए यानी कि पूरे मौर्य प्रशासन के लिए जो भी संबंध विदेशों से बने, उस नगर का व्यापार करने के लिए विदेश से भी यदि कोई आ रहे हैं उस नगर में, तो वो सभी उनकी लेखा जोखा रखना कि विदेश से कितने लोग आए और किस प्रकार का व्यापार वो करेंगे, इन सब को समझना देखना, ये इस समिति का कार्य था। उसके बाद जनसंख्या समिति, यानी कि ये प्रांत और नगर का जनसंख्या को देखने का कार्य करते थे, यानी कि उस प्रत्येक नगर में इन जनसंख्या कितने लोग रहते हैं, और वो नगर में जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी का लेखा जोखा और उनका प्रशासन। फिर वाणिज्य व्यापार की समिति, यानी कि व्यापार जो किए जाते थे वो चाहे देश से के अंदर होने वाले व्यापार हों या विदेश से होने वाले व्यापार हों, इन व्यापार पर नियंत्रण और उसकी देखरेख के लिए जो समिति बनी थी। उसके बाद एक समिति है वस्तु निरीक्षण समिति, यानी कि जो भी वस्तु बाज़ार में खरीदी या बेची जाती थी उसके निरीक्षण का बहुत अच्छे से व्यवस्था किया गया था, और उसके लिए निरीक्षक होते थे। और अंतिम समिति है कर समिति, कर निर्धारण के संबंध में नगर के अंतर्गत, यानी कि प्रत्येक नगर में, वैसे ही फाइनली प्रांत में कहाँ कहाँ पे कर का निर्धारण होगा, किस किस चीज़ों पे कर लगाया जाएगा, कितना कर लगाया जाएगा। व्यापार के अंतर्गत जो भी कर लगाए जाते थे नगर के अंदर, वो सभी का देखभाल करने का कार्य इस समिति का था। हम यदि बात करें तो ये नगर प्रशासन आज के नगर निगम, जो हम लोग नगर निगम की बात करते हैं, नगर पालिका की बात करते हैं, उसके जैसा ये प्रतीत होता है। अंतिम जो भाग है प्रशासन का वो है ग्राम, और ग्राम प्रशासन गांव के संबंध में था। कुछ गांव मिलकर के मुखिया चुनते थे, या फिर जिसको आज हम वर्तमान मुखिया कहते हैं, उस समय उसको ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था, और उनके द्वारा उन क्षेत्रों में प्रशासन को चलाया जाता था। और उनके साथ सरकारी रूप से यानी कि प्रशासन की तरफ से भोजक नाम के एक व्यक्ति होते थे, एक पद होता था भोजक, जो ग्राम प्रशासन को चलाने में मुखिया यानी कि ग्रामीण का, ग्रामिक का मदद करता था।
तो ये चार जो प्रशासन के जो अलग अलग व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रहा, केंद्रीय, प्रांतीय, नगर और ग्राम, ये देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये व्यवस्था आज भी भारत में वर्तमान है, आज वर्तमान समय में स्थित है। यानी कि हम यदि इसकी तुलना आज वर्तमान की चुनाव व्यवस्था से करें तो जब लोकसभा का चुनाव होता है उसे हम कह सकते हैं केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत। प्रांतीय यानी कि राज्यों में जो चुनाव होता है, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसे हम प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। उसी तरह से नगर यानी कि नगर पालिका, तो अलग अलग, जैसे धनबाद में नगर पालिका है, रांची में नगर पालिका है, जमशेदपुर में नगर पालिका है। तो ये नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है और उनके प्रशासन, ताकि नगर को सुव्यवस्थित रखा जा सके, लोगों को सही तरीके से पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था मिल सके, वो नगर पालिका करता है। तो ये नगर प्रशासन आज हमारे देश में है, स्थित है। और ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत हम यदि बात करें तो स्थानीय स्वशासन में नगर और ग्राम का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत जब हम मुखियाओं की चुनाव करते हैं उसकी, तो ये व्यवस्था हम उस समय के से जोड़ करके हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जिस मौर्य प्रशासन के बारे में अच्छी तरह से समझा, अब हम लोग आगे और सेना और अन्य प्रशासन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं।